नमस्कार। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कथा साहित्य पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह। यूँ तो राघवेंद्र नारायण जी कविताएं भी लिखते हैं और हम पीछे बातचीत भी इस पर कर चुके हैं, लेकिन इनके कुछ उपन्यास और कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं और उन एक कवि साथ साथ कथा के क्षेत्र में भी आता है, तो कहीं न कहीं उसकी जो तड़फड़ाहट है अंदर की, उसे अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करता है कविता के माध्यम से भी और साथ ही कहानी के माध्यम से भी या कथा उपन्यास के माध्यम से भी। तो हमारी बातचीत का जो बिंदु होगा वही कि आखिर अभिव्यक्ति कि ये जो साहित्य के 2 या 3 विधाएं हैं उनको क्यों अपनाया गया है, क्या कारण है कि एक व्यक्ति विभिन्न विधाओं में अपने को व्यक्त कर रहा है, लोगों के सामने ला रहा है। तो राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कहा जाता है कि साहित्य की ऑलमोस्ट सारी विधाएं, लेकिन जो ये कथा है, खासतौर से शॉर्ट स्टोरीज जिसे हम नई कहानी भी कहते हैं और फिर उपन्यास, यह मनुष्य के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों को व्यक्त करने में या उसे एक आवाज़ देने में कारगर होता है। तो आपने इन चारों बिंदुओं को रखा है या कहीं आप एक किसी बिंदु पर केंद्रित हैं कि हम इसी को लेकर के अपनी कथा में चित्रण करेंगे? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमने अपने उपन्यास या हमारी जो कहानियाँ हैं उसमें भी सामाजिक विद्रूपताएं, सामाजिक विसंगतियाँ तथा मनुष्य की इस धरती पर क्या नियति है, इसको लेकर के ही अपनी लेखनी चलाई है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक व्यक्ति जो कविता लिखता है उसको कथा साहित्य में उतरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कविता में भी वही मानवीय संवेदनाएं वो संप्रेषित कर रहा है। माना जाता है कि कहीं ज़्यादा पावरफुल तरीके से, प्रभावी ढंग से हम कविता में कम समय में कम शब्दों में बात कह सकते हैं। जी, लेकिन दोनों जो विधाएं हैं दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। जहाँ तक उपन्यास या कहानी का सवाल है, उसमें लेखक को पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्यायित कर सकता है। क्योंकि उसके पास पात्र चुनने का मौका होता है, उसके पास परिस्थितियाँ चुनने का मौका होता है, उसके पास जो विषय वस्तु है उसको बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का मौका होता है। कुल मिलाकर आप देखें तो जहाँ पर हम किसी कविता में 20 पंक्ति में या 25 पंक्ति में जो बातें कहते हैं वो बहुत ही सारगर्भित ढंग से कहते हैं जी। लेकिन उसमें जीवन की जो विविधताएं हैं वो पूरी तरह से उतर नहीं पाती हैं। तो इसलिए जब कोई लेखक उपन्यास या कहानी लिखता है तो वो अपनी सभी मनोभावनाओं को उसमें एक अच्छी तरह से दर्शकों के सामने पेश करता है। तो मतलब आपका उपन्यास साहित्य जो है, कथा साहित्य हम कहें, जो कहानी का, कथा का ताना बाना आपने बुना है, वह मनुष्य की नियति को लेकर के बेसिकली, क्योंकि जैसे आपका पहला जो उपन्यास है दहशत, तो ये शीर्षक कुछ और इंगित करता है। तो क्या दहशत के साए में है आज का मनुष्य, आप यह कहना चाहते हैं, या इसके पीछे कोई और मैसेज आप देना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम दहशत भरे माहौल में आज जी ही रहे हैं। और ये उपन्यास आज से करीब 20-21 साल पहले लिखा गया था। और इस उपन्यास को लिखने के पीछे भी हमारी एक स्टूडेंट थी, उसकी प्रेरणा थी। हुआ ये कि 9 वर्ष के मौके पर उसने मुझको एक बहुत ही अच्छी सी डायरी भेंट दी, एक कलम भेंट दी और उसने कहा कि सर आप इस पर ज़रूर लिखिएगा। और मैंने अपना प्रथम उपन्यास उसी डायरी पर लिखा और मैं पूरा उपन्यास लिख लिया
लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई और मैंने सोचा कि ये उपन्यास अधूरा है, और ये उपन्यास करीब 7 वर्ष तक वैसे ही पड़ा रहा। फिर 7 वर्ष के बाद जब मैंने इसको उठाया और मैंने सोचा कि देखें कि भाई इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, तो जब मैं पूरा उपन्यास पढ़ गया तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो उपन्यास पूरा है, और फिर मैंने इसको प्रकाशन में भेज दिया। उस समय आतंकवादी घटनाएं देश में शुरू हो चुकी थी। आपको याद है कि वाराणसी में भी संकट मोचन में ब्लास्ट हुआ जी। लेकिन आप इस उपन्यास को पढ़िएगा तो संकट मोचन का जो ब्लास्ट है, जब वास्तविक रूप में घटित हुआ था उसके बहुत पहले ही इस उपन्यास में वो ब्लास्ट आ चुका है। मतलब संभावनाएं व्यक्त मतलब आसार नजर आ गए थे। और इस उपन्यास में जो नायिका है वो एक युवा लड़की है जिसकी अपनी अपेक्षाएं हैं, लेकिन किस तरह से वो आतंक के साए में जीती है, इसके बाद भी वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा करती है, इसको मैंने दिखलाया है। अच्छा, ये उसके बाद 2 उपन्यास आपके आए हैं, हस्तक्षेप, राष्ट्रधर्म और विक्षोभ। ये दोनों जन आंदोलन पर केंद्रित हैं। जी। तो अचानक व्यक्ति को आप नियति से संघर्ष करते करते एक आंदोलन की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक मास मूवमेंट की तरफ। ये आंदोलन करना भी तो व्यक्ति की नियति होती है। जी। हुआ ये कि उसी समय अन्ना जी ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, और वो आंदोलन बहुत ही ज़्यादा प्रभावी हुआ, और वो आंदोलन इतना आगे बढ़ गया कि हमारे जैसे लोग भी ये सोचते थे कि नहीं, हम भी जाकर के वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। टेलीविज़न पर मैं उसको देखता था, और आपको आश्चर्य होगा कि ये पूरा का पूरा जो पहला उपन्यास हस्तक्षेप है, ये अन्ना जी ने जो आंदोलन जिस समय वो कर रहे थे उसी दौरान ये उपन्यास लिखा भी जा रहा था। अच्छा। और इसके बाद जो दूसरा जो उपन्यास जो विक्षोभ है, जिसमें कि अन्ना जी ने दूसरा आंदोलन जब शुरू किया, उस दौरान हमने विक्षोभ को लिखा। तो हस्तक्षेप में जहाँ पर कि एक तरह से मतलब विक्षोभ के लोगों का मोह भंग होता है। जी, उसी बिंदु पर मैं आ रहा हूँ। क्योंकि हस्तक्षेप में जो आम जनता है वो शासन से उसका मोह भंग हो गया है, और अब आम जनता उसमें हस्तक्षेप करने जा रही है, शासन को सुधारने जा रही है, व्यवस्था में परिवर्तन करने जा रही है, जो कि उस समय पूरे देश में यही माहौल था। और इसमें मैंने पौराणिक शैली में ये उपन्यास लिखा है, क्योंकि इसमें नारद जी भी आते हैं, शिव जी भी आते हैं, पार्वती जी भी आती हैं, सभी लोग आते हैं, और साथ साथ अन्ना आंदोलन के जितने भी पात्र हैं। मतलब इसमें मिथक का प्रयोग? हाँ, मिथक का हमने प्रयोग किया है। अच्छा। लेकिन जब साल भर के बाद जब अन्ना ने दूसरा आंदोलन जब शुरू किया, तो उस समय लगा कि नहीं, ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये तो खत्म हो चुका है, और आम जो आदमी था उसके भीतर एक तरह की जो कुंठा पैदा हुई, एक तरह का विक्षोभ पैदा हुआ। तो इसलिए मैंने विक्षोभ दूसरा उपन्यास लिखा। अच्छा। और एक तीसरा एक और उपन्यास आपका है, अंधेरा चुभता है। ये उपन्यास वास्तव में दार्शनिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। और इसमें हमने मनुष्य की नियत को परिभाषित करने की चेष्टा की है। इस आंदोलन मतलब वो नियति को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश किया? नहीं, नए या जो मान्य चीज़ें हैं पहले से हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश किया? भारतीय चिंतन परंपरा तो है ही, लेकिन मैंने इसमें पाश्चात्य जो चिंतन परंपरा है उसको भी समावेश किया। उसी को मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र का भी विद्यार्थी रहा स्नातक स्तर पर, और मैंने जो भारतीय दर्शन है और जो पाश्चात्य दर्शन है उसका अध्ययन किया। साथ ही जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने अस्तित्ववादी जो दार्शनिक हैं उनको भी पढ़ा। तो एक तरह से यह जो उपन्यास है वो मनुष्य की जो नियति है उसको व्याख्यायित करता है, क्योंकि इसका जो मुख्य जो पात्र है वह एक युवक है, लेकिन वह युवक किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, और अंत में उसको एक ऐसा लगता है जैसे कि उसका पूरा का पूरा जीवन ही बिखर गया है। इसलिए मैंने इसका शीर्षक दिया कि अंधेरा चुभता है। अंधेरा और कुछ नहीं है,
हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ दहशत का वातावरण है, निराशा का जो वातावरण है, अज्ञान का जो वातावरण है, जो कि हमारे घर से लेकर के समाज तक हर जगह व्याप्त है, उसको मैंने इसमें दिखलाया है। अच्छा, और फिर एक और उपन्यास ये है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। हाँ, एवर एंडिंग मतलब चलते जाओ, कहीं कोई मंजिल तय नहीं हो रही है, चरवेती मंजिल कहीं तय नहीं हो पा रही है। तो इसको आप किस तरह से मानते हैं? इसमें मैंने ये दिखलाया है कि मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, और यह जो यात्रा है वो केवल इस जन्म तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, जैसे कि हमारी भारतीय चिंतन परंपरा है, और हम ये मानते हैं कि नहीं, इस जन्म के बाद भी हमारा दूसरा जन्म होता है, और जो भी कार्य हम अधूरे कर लेते हैं वो हम अगले जन्म में पूरे करते हैं। तो उस तरह से जीवन को एक यात्रा मानते हुए, जीवन को एक रास्ता मानते हुए मैंने दिखलाने की चेष्टा की है कि आपको जो भी काम करना है आप उसको करते रहिए। आप मृत्यु के बारे में चिंता मत कीजिए कि हमारी मौत आ जाएगी, क्योंकि मौत के बाद भी फिर आपका जन्म होगा, और आपने उस काम को जहाँ तक छोड़ा हुआ है उसको फिर आप आगे लेकर के चलेंगे। मतलब आप काम, जो जिस काम का निर्धारण प्रारब्ध ने या भाग्य ने कर रखा है, आप उसको जारी रखिए। जी, क्योंकि इसका जो मुख्य जो पात्र है वो एक प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति है जी, जो कि सामाजिक कार्यों में जुटा हुआ है, जिसके अपने जीवन की भी समस्याएं हैं, लेकिन उन जीवन की समस्याओं को दरकिनार करते हुए वो आगे बढ़ता है। अच्छा, और एक हालिया आपका उपन्यास आया है, जुर्म और परिंदे, नेपथ्य के अतिथि। अभी ये 3 मेरे हाथ में हैं, 2 यहाँ है और एक इधर है जुर्म। तो ये नेपथ्य के अतिथि, ये बहुत ही अच्छा शीर्षक है। हाँ, ये शीर्षक आकर्षित करता है। हाँ, तो वाकई क्या है, नेपथ्य का अतिथि कौन है? क्योंकि ऐसी बहुत पीछे कोई छिपा है क्या? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अदृश्य रूप में कार्य कर रही हैं जी। और मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत रूप से भी मेरा मानना है कि मनुष्य अपने भाग्य से संचालित होता है। हम कभी कभी बहुत प्रयास करते हैं, अथक प्रयास करते हैं, लेकिन हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अदृश्य की जो शक्तियाँ हैं वो अपने ढंग से काम करती हैं और वो हमको उस तरफ खींच करके ले जाती हैं, प्रेरित करती हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो कंट्रोल करती हैं और उधर ले जाती हैं जहाँ पर कि हमारी नीयत रहती है, जहाँ पर हमको पहुँचना रहता है। जी। और ये परिंदे और जुर्म एक ऐसी युवती की कहानी है जो अपने पति की हत्या कर देती है। ओह जी। और वो ये नहीं जानती है कि उसने अपने पति की हत्या की है। तो इस चीज़ को मैंने इस उपन्यास में दिखलाया है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि मनुष्य को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि वो हिंसक हो उठता है। और वह युवती अपने जीवन में बहुत ही दुख झेलती है, उसे बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अंत तक ये नहीं समझ पाती है कि उसने जो अपने पति की हत्या की है वो वास्तव में कोई जुर्म है, कोई अपराध है या नहीं। और आपके कुछ कहानी संग्रह हैं, प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ, एक दार्शनिक की चूक, और एक वो है मिट्टी का मकान। जी। ये 3 कहानी संग्रह आपके हैं। और एक और भी है जो कि खामोश। अच्छा, खामोश यहाँ लेटेस्ट आया हुआ है। लेटेस्ट है जी। तो ये अलग अलग भावभूत पर, अलग अलग मुद्दों पर है, या ऐसे ये संग्रह तो कहानियाँ तो कई होंगी, कहानियों का संग्रह जी। तो उपन्यास लिखते लिखते आपको कहानी लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? कैसे आपने सोचा कि नहीं, हमें शॉर्ट स्टोरीज की भी बात करनी चाहिए? देखा जाए तो आज का जो दौर है वो बहुत बड़े बड़े उपन्यासों को पढ़ने का दौर तो रहा नहीं। तो आज का जो आदमी है वो कहानियाँ भी पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है और बहुत ही कम समय में वो अधिक से अधिक चीज़ों को ग्रहण करना चाहता है। उसको रेडीमेड कैप्सूल चाहिए, छोटा छोटा। तो इसलिए हमारे जितने भी कहानी संग्रह हैं, चाहे प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ है, या एक दार्शनिक की चूक है, या खामोश है, या मिट्टी का मकान है,
इसमें हमारे इर्द गिर्द जो घटनाएं घटित हो रही हैं, हमने उसका एक तरह से सामाजिक चित्रण किया है, मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, और लोगों तक हर कहानी के माध्यम से मतलब मनुष्य के संघर्षों को आपने विभिन्न स्थितियों में उकेरने की, प्रस्तुत करने की कोशिश की है। राघवेंद्र जी, एक चलते चलते, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ने हमें इशारा कर दिया है कि समय ख़त्म हो रहा है, आजकल एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कहानी में भी ख्वाब को लेकर के थोड़ा सा लोग विचलित हो रहे हैं। शायद उसके पीछे ये मान्यता है कि कहने को तो वो इशूज, वो मुद्दे, वो सरोकार सब लोग कहते हैं, महत्वपूर्ण आजकल ये हो गया है कि आप कैसे कहते हैं। तो ये जो कैसे वाली परंपरा, यानी हम आपके शिल्प की बात कर रहे हैं, तो आपने भी क्या कोई बदलाव किया है कुछ फॉर्म से, जो सेट पैटर्न है उससे उसको तोड़ने की कोशिश की है, या आप पुरानी परंपरा में ही अपनी बात कहना चाहते हैं, कह रहे हैं? हमने जो पुरानी परंपरा है और जो आधुनिक शैली है जी, दोनों को समावेशित करके अपनी कहानियाँ लिखी हैं। इसमें मैंने जो फैंटेसी है इसका भी इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें हमने जो जिसको आप कहते हैं कि भूत प्रेत, आत्माएं, इनको भी कलात्मक ढंग से मैंने कहीं कहीं पर इनको इन कहानियों में या इन उपन्यासों में लाने की चेष्टा की है। और इस तरह से मैंने अपने कथा संसार को बहुत ही रुचिकर भी बनाने की कोशिश की है। जी, ठीक है राघवेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। चूँकि समय कम है, चर्चा तो और भी हम कर सकते थे, लेकिन इशारे हो रहे हैं कि नहीं अब बंद करो, तो इस समय के तो हम सभी लोग पाबंद हैं ही। तो आप आए इसके लिए और हमसे इतनी ज़्यादा खुल के बातचीत की अपने उपन्यासों के बारे में, कहानियों के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी।